Jai Bharat everyone. Again with Dangi Academy, I am Priyadarshini Vaidya. The next topic of the constitutional framework. This is the historical development we are taking. तो इसमें जो है हम लोग जो है ये थर्ड वीडियो है हमारा. इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेमवर्क दिया गया था विथ डिफरेंट लॉज एंड द एक्ट पास बाय द ब्रिटिशर्स. तो इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, as usual I have to request that you watch this video, like this video and share it. और साथ ही साथ आप हमारे डांगी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको इन वीडियोस की सभी PDF इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So in this video we are going to know about the Government of India Act 1858 and Indian Council Act 1861. इसके पहले हम लोगों ने चार्टर एक्ट देखे थे, तीन चार्टर एक्ट देखे थे, 1833 का, 1853 का और 1858 का. ओके, सो देन इसके बिफोर हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट हो गया था. देन जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने स्टार्ट किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू एक्ट. So what is Government of India Act 1858? The background of this act. The revolt of 1857 served as a jolt to the British government. There was widespread resentment against the company in Britain as the policies of the company were blamed for the revolt. Queen Victoria, who was the monarch of Britain, also became the sovereign of British territories in India with the टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट. अब इसका जो बैकग्राउंड था, इस एक्ट का बैकग्राउंड एक्चुअली क्या था, दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857. भारत का जो 1857 का पहला गदर हुआ था, जो कि एक वास्ट लेवल पे था, उसकी वजह से कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हुए थे जिसके लिए जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटेन में जो लोग थे, उन्होंने पूरा जो है ब्लेम कंपनी के ऊपर डाल दिया था कि कंपनी की वजह से जो है, कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से जो है ये रिवोल्ट उन्हें देखना पड़ा था, ब्रिटिशर्स को ये रिवोल्ट फेस करना पड़ा था. और क्वीन विक्टोरिया, हु वाज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, आल्सो बिकेम द सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया विद द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट. और इस एक्ट के से एक बहुत बड़ा बदलाव आया था. जैसे कि पहले भी मैंने वीडियोस में जो है ये बताया था कि 1857 तक हम कंपनी की जो है गवर्नेंस मानते हैं इंडिया में, और 1857 के रिवोल्ट के बाद जो आफ्टर में जो चेंजेस हुए थे, उसके बाद कंपनी की जो है ऑटोक्रेसी, या हम कहें कि एक उनकी जो सर्वोपरिता जो है वो यहाँ पे ख़त्म कर दी गई थी. और इसी के बाद जो है क्राउन इस्टेब्लिश किया गया था, क्राउन का पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था. और इसी तारतम्य में क्वीन विक्टोरिया, जो कि उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, उनको भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया था इस एक्ट के बाद. द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. अब हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं. द प्रोविजन, क्या क्या प्रोविजंस थे इसमें, क्या क्या प्रस्तावनाएं थी, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस एक्ट से रिलेटेड. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लिक्विडेटेड. ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुकी थी. यानी जितने भी उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, महाल वाली सेटलमेंट्स हो या दैट रियात वाली सेटलमेंट्स हो, परमानेंट सेटलमेंट्स हो, उनके थ्रू जो है वो पर्टिकुलरली अपना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट नहीं कर पा रही थी, जितना कि उन लोगों को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए चाहिए. और ग्रो करने या सर्वाइव करने की तो बात अलग ही है, उन्हें तो एक ही पर्पस था, दे वांट टू गेन, उन्हें सिर्फ लाभ कमाना था. और इस वजह से अपनी कुछ जो है पॉलिसीज़ की फेल्यूसी की वजह से कंपनी पूरी तरीके से जो है डूब चुकी थी, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से दिवालिया हो गई थी. इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन वर टू बी गवर्न इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्वीन. एज वी हैव सीन कि जो है इंडियन टेरिटरीज मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को जो है अब ब्रिटेन के अंतर्गत जो है वो रानी का ही मतलब एक जो है वो रानी की सत्ता यहाँ पे स्थापित कर दी गई थी. द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर स्क्रैप्ड. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पहले स्टैब्लिश किए गए थे, उनको पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर दिया गया. द पावर्स ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. और कंपनी के जितने भी पावर्स थे,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी पावर्स थे वो इंडिया में एक सेक्रेटरी का पोस्ट आएगा जिसमें कि जो है उसको जो है हैंडेड ओवर कर दिए गए या वहाँ शिफ्ट कर दिए गए थे। This Secretary of State was to be a British MP and a member of the Prime Minister's cabinet. He was to be assisted by a council of 15 members. अब ये सेक्रेटरी जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे पावर्स हैंड ओवर कर दिए गए थे, ये एक्चुअली क्या पोस्ट थी? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी अ ब्रिटिश एमपी। यहाँ पे वो ब्रिटिश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम करेगा। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। और ही इज द मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट। जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कैबिनेट, उनकी मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य जो है वो ब्रिटिश एमपी के रूप में इंडिया में एज अ सेक्रेटरी अलॉटेड होगा। ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। और उसका जो एक पर्सनल कैबिनेट होगा, उसका जो एक पर्सनल मंत्रिमंडल कह ले या 15 लोगों की जो है काउंसिल रहेगी। He was also the channel of communication between the British government in Britain and the Indian administration. Definitely, he must be a link between the British government and Indian government और Indian administration. इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक होगी, आर्थिक होगी, जो भी डिसीजन है, उन सब की इंफॉर्मेशन या इंग्लैंड से जो भी नया एक्ट पास होके आता है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ से रिलीज होते हैं उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अलॉट करना, एग्जीक्यूट करना। तो इस तरीके से ये एक बीच की कड़ी का काम करेगा जो सेक्रेटरी अलॉटेड था। He also had the power to send secret dispatches to India without consulting his council. और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, अपनी काउंसिल से कंसल्ट किए बिना, जो काउंसिल उसकी 15 मेंबर्स की काउंसिल अलॉटेड थी, उनसे बिना कंसल्ट किए वो जो है वो कुछ सीक्रेट अपडेट्स भी क्या कर सकता था, इंग्लैंड भेज सकता था। वाया द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स। अब जैसे कि हमने कहा ये एक बीच की कड़ी का काम कर रहा है, दैट मीन्स ही हैज टू बी आंसरेबल फॉर द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन से इंडियन स्टेट्स और इंडियन अफेयर्स या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज द गवर्नर जनरल एंड वायसराय। अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा, तो इसके लिए एक पोस्ट बना दी गई, दैट इज गवर्नर जनरल एंड वायसराय। और सबसे मजे की बात यह है कि गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों सेम ही होंगे ताकि दोनों पोस्ट के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं। मतलब अगर हम वायसराय भी अलॉट करते हैं किसी दूसरे बंदे को और एक बंदा जो है वो गवर्नर जनरल की पोस्ट हेल्ड करता है, तो हो सकता है कि उनमें किसी भी तरह का उनके विचारों को लेकर मतभेद या मनभेद हो सकता है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को डिनाई करने के लिए, अवॉइड करने के लिए दे मेंशन 2 पोस्ट बट द पर्सन would be common. Okay, so the governor general and viceroy would be a common person. The viceroy and the governors of the various presidencies were appointed by the crown. और जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि हम देख चुके हैं कि 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इन प्रेसिडेंसीज के जो भी गवर्नर्स थे, वाइसरायज थे, उन सबको अपॉइंट करने का काम भी किसका था? क्राउन का था। द वाइसराय was to be assisted with an executive council. अब वाइसराय को भी जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो कि लॉज और जितने भी लॉज या जो भी एक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सके। दिस एक्ट मेड इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। और इस एक्ट के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो ये है कि अब सीधे सीधे भारत का पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। This act abolished the dual government of the Pitt's India Act. पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो द्वैत सरकार का जो द्वैत अधिनियम जो लेकर आए थे, 2 तरीका का लाइक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया। दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और साथ ही साथ 1857 का जो मेन रीजन था, जो मेन कॉज था, या हम कह सकते हैं कि उसके मुख्य कारणों में से एक था, दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी। तो उसके थ्रू जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, उसके क्लॉजेस एंड कर दिए गए थे।
The Indian civil services was to be instituted for the administration of the country. There was provision for Indians also to be admitted to the services. अब जैसे इंडियन सिविल सर्विस का इसके पहले भी हम एक्ट में देख चुके हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी वो इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई थी. अब इसके बाद इसकी और श्योरिटी हो गई थी. इस एक्ट के थ्रू जो है इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया था फॉर द पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. भारत में जो है स्वायत्तता, भारत में जो है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए सिविल सर्विसेज को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी में इंडियंस को जो है वो पूरी तरीके से मौका मिलने वाला था अपनी जो है वो काबिलियत शो करने का. It was decided that the remaining Indian princes and chiefs, more than 560 in number, would have their independent state provided they accept British suzerainty. अब देखिए उस समय ऑलमोस्ट जो है वो प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट करते थे. लगभग 550-600 लगभग 550 की जो है संख्या में थे वो पूरे इंडिया में. तो ये डिसाइड किया गया कि वो जो है वो अपनी प्रिंसली स्टेट में ही रहेंगे, मतलब अपना जो है मोनार्क्स अपने ही एरिया में एंजॉय करेंगे, लेकिन उनको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहना पड़ेगा. दैट मीन्स दे वर इंडिपेंडेंट, पर फिर भी जो है वो दे मस्ट हैव टू बी आंसरेबल और अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन स्पेशली. नाउ दीज आर द provisions of this act. Now the fact that is related to the Government of India Act 1858. The first Secretary of State for India, Lord Stanley. अब हमने देखा था जो इसमें एक जो है सेक्रेटरी को अलॉट किया जाएगा. सेक्रेटरी के पास सारे जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर सेक्रेटरी के पास चले जाएंगे. तो पहला जो सेक्रेटरी इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में अलॉट हुआ था, नॉमिनेटेड हुआ था, दैट वाज लॉर्ड स्टेनले. Prime Minister Benjamin Disraeli was opposed to the crown directly ruling India, but his fellow MPs did not agree with his views and the bill passed the House of Commons easily. अब ये जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट पावर जो इस्टेब्लिश कर दी थी, इसको डायरेक्ट कॉलोनी बना लिया था इंडिया को. तो इसके लिए जो है वहाँ पे ब्रिटेन में पार्लियामेंट में एक बिल पास आउट हुआ था जिसमें कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली थे वो उसके अगेंस्ट थे. वो नहीं चाहते थे कि भारत में सीधे सीधे जो है क्राउन का रूलिंग हो, लेकिन उनकी जो एमपीज थे, मतलब उनका जो कैबिनेट था, वो उनके व्यूज से अग्री नहीं करता था और नतीजा ये हुआ कि ये बिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब लोकसभा, एक तरीके से हम कह सकते हैं लोकसभा में जो है पास आउट हो जाता है. द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग. तो पहले गवर्नर जनरल और वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया था दोनों पोस्ट अलग अलग है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो पर्सन होगा दैट एंजॉय बोथ द पोस्ट कॉमनली. ओके, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट हुए थे. So who is the first secretary of the state of for India? That was Lord Stanley. And the first governor general and viceroy of India, that was Lord Canning. Now the next one, Government of India Act 1861. The Indian Council Act 1861 was an act of the British Parliament that made significant changes in the Governor General's Council. अब जैसे कि हमने कहा था कि गवर्नर जनरल और वायसराय का जो है एक नया पद इंट्रोड्यूस हुआ था, एक नया डेजिग्नेशन इंट्रोड्यूस हुआ था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 हमको ये बताता है कि किस तरीके से उनके जो है लाइक उनकी ड्यूटीज़ में या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में किस तरीके के चेंजेस लाए गए थे इस इंडिया एक्ट के थ्रू. फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल अ फिफ्थ मेंबर वाज एडेड. अब इसके पहले जो है गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे, लेकिन इस एक्ट के थ्रू 5वां मेंबर एड ऑन किया गया था. देन नाउ देयर वर 5 मेंबर्स फॉर होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस. The 6th member for public works was added in 1874. अब इसके बाद जो एक्ट आएगा 1874 का, उसमें 6th मेंबर ये ऐड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो 5वां मेंबर ऐड किया गया था तो उनमें से स्पेशली दे मस्ट बी डेजिग्नेटेड फॉर द होम, द मिलिट्री, फॉर द लॉ, फॉर रेवेन्यू एंड फॉर फाइनेंस. लॉर्ड कैनिंग, who was the governor general and viceroy at the time,
introduced the portfolio system. In this system, each member was assigned a portfolio of a particular department. अब लॉर्ड कैनिंग जो कि उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय की पोस्ट एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया अमंगस्ट ऑफ दी। सबको जो है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक पोर्टफोलियो सबमिट करना होता था या पोर्टफोलियो बनाना होता था, एक खाका या हम कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट बनाना होता था। नाउ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट के प्रोविजंस क्या थे? For legislative purpose, the Governor General's Council was enlarged. Now there were to be between 6 and 12 additional members nominated by the Governor General. अब जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है एनलार्ज किया गया, इसको बढ़ा दिया गया इन द केस दैट इज मीनिंग ऑफ दैट दे इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। उन्होंने मेंबर्स के नंबर जो है बढ़ा दिए गए। अब जो है ये 6 से 12 के बीच में हो गए और इन सभी को नॉमिनेट करने का जो राइट था वो गवर्नर जनरल के पास था। देयर वर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. Out of these, at least half of the additional members were to be non-official. That means British or Indian. अब इनकी जो अपॉइंटमेंट थी, इनका जो टेन्योर था, दैट इज मिनिमम टू मैक्सिमम 2 years. और इनमें से कुछ जो एडिशनल मेंबर्स थे वो मतलब जो है वो नॉन ऑफिशियल्स थे, मतलब जो है अफसर के पदों पर कार्यरत नहीं थे। देयर फंक्शंस वर कन्फाइंड टू लेजिस्लेटिव मेजर्स, और इनकी पूरी कार्यप्रणाली जो थी वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अकॉर्डिंग होती थी, या हम ये कहें कि इनके सारे कार्य जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यों को या उनके उद्देश्यों को निर्धारित करते थे। Lord Canning nominated 3 Indians to the council in 1862, namely the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. अब लॉर्ड कैनिंग ने इसी के अंतर्गत, क्योंकि ये 6 से 12 मेंबर्स की जो काउंसिल थी, इसको इनमें जो है पीपल को नॉमिनेटेड करने का जो ऑफिशियल्स थे उनको नॉमिनेटेड करने का राइट गवर्नर जनरल के पास था। एंड दीज कुड बी ब्रिटिशर्स और इंडियंस और ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को जो है इसके अंतर्गत नॉमिनेट किया था, और ये 3 इंडियंस थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। Any bill related to public revenue or debt, military, religion or foreign affairs could not be passed without the governor general's assent. अब जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज काम करती हैं, दे जस्ट फॉलो द प्रोसीजर। कोई भी बिल जो कि किसी भी चीज़ से, स्पेशली इफ इट इज़ रिलेटेड टू और रेलिवेंट टू द डेप्ट, द मिलिट्री, फॉर द रिलीजन और द फॉरेन अफेयर्स, इन 4-5 चीज़ों से, 4-5 टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बिल जो है गवर्नर जनरल के असेंट के बिना पास आउट नहीं हो सकता। वो बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता जब तक कि गवर्नर जनरल की उस पर मोहर नहीं लग जाती। द वाइसराय हैड द पावर टू ओवर रूल द काउंसिल इफ नेसेसरी। यस, गवर्नर जनरल के पास एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वीटो पावर हुआ, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पास या वाइसराय के पास जो है ये पावर था कि वो काउंसिल को जो है वो ओवररूल कर सकता है अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो, मतलब वो अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि सम फंक्शनिंग्स आर नॉट प्रॉपरली डन, कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है या कहीं किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन ही कुड ओवररूल द काउंसिल। The Governor General also had the power to promulgate ordinance without the Council's concurrence during emergencies. Emergencies के टाइम पे भी गवर्नर जनरल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। The Secretary of State for India in Britain could also dissolve any act passed by the Governor General's Council. अगर गवर्नर जनरल काउंसिल के थ्रू कोई भी एक्ट पास होता है तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ब्रिटेन में, उसको भी क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे।
अब देखिए, इसके पहले जो है चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत जो हमने चार्टर एक्ट्स देखे थे, उसमें 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी पूरी तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में कर दिया गया था। मतलब एक तरीके से उनके सारे पावर्स जो थे वो किसके अंडर में कर दिए गए थे, बंगाल प्रेसिडेंसी। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है वो सुप्रीम प्रेसिडेंसी बना दिया गया था। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू उनके वो पावर्स उनको फिर से दे दिए गए थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनके लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो फिर से दिए गए थे। दे रीस्टोर द पावर्स थ्रू दिस एक्ट। The Legislative Council of Calcutta had extensive power to pass laws for the whole of British India. The Legislative Council of Calcutta has extensive power to pass laws for the whole of British India. अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पास इतने पावर थे कि वो पूरे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कोई भी एक्ट या लॉ पास कर सकती है। There was provisions made for the formation of legislative councils in the other provisions. New provisions could also be created for legislative purposes and lieutenant governors be appointed for them. अब यहाँ जो है वो प्रोविजनल फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बना दिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंतर्गत, और इसमें जो है एक ल्यूटेंट गवर्नर को अलॉट किया गया था। दैट मीन्स ही हैज टू बी दैट आंसरेबल और ही इज द ऑफिशियल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। Legislative council were formed in other provinces in Bengal 1862, Northwest Frontier provinces in 1886 and Punjab and Burma in 1897. और इसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि ऑलरेडी कलकत्ता में या बंगाल प्रेसिडेंसी में स्टैब्लिश थी, बाद में उनको मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स भी उनको जो है वो रिस्टोर कर दिए गए थे या उनको वापस दे दिए गए थे। साथ ही साथ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी जो है वो फॉर्म की गई थी, जैसे कि बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 1886 में और साथ ही साथ पंजाब और बर्मा में 1897 में। तो ये कुछ नई काउंसिल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उन्होंने स्टैब्लिश की थी। इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, बिकॉज दे वांट टू रूल थ्रू आउट इंडिया। तो अब जो है वो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी और उस समय जो है वो बर्मा या बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सभी हमारे देश का ही एक हिस्सा थे। तो बिकॉज ऑफ द वास्ट एरिया, इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए जो है इन्होंने अलग अलग जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट विच इज मेंशनिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दैट इज बाय लॉर्ड कैनिंग, द पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्निशन। जैसे कि हमने देखा था कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट किया था। उनके जितने भी ऑफिशियल्स थे उनके अंडर में जो 5 मेंबर्स इलेक्टेड थे, उनको एक पोर्टफोलियो अपनी डेजिग्नेशन या अपने डिपार्टमेंट के लिए बना के देना होता था। देन विच लेड फाउंडेशन ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया। इस एक्ट ने कैबिनेट गवर्नमेंट को जो है स्टैब्लिश किया था, गवर्नमेंट कैबिनेट सिस्टम को जो है इंडिया में स्टैब्लिश किया था। वाइसरॉय मस्ट नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। जैसे कि हमने देखा लॉर्ड कैनिंग ने जो है 3 लोगों को एज अ नॉन ऑफिशियल नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो नॉमिनेट किया था। बिगिनिंग ऑफ इन्वॉल्विंग इंडियंस विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस, और इसमें जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को भी जो है पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला था। आफ्टर ग्रेट रिवोल्ट दैट मीन्स 1857 के बाद के जो ये आफ्टर मैथ है, 1857 के बाद ये चेंजेस लाए गए थे। अब इंडियंस को भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, हालांकि ये सिर्फ एक नाम के लिए कहा जाए तो ये इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट द पावर्स हैज टू बी रेजिस्ट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। एम्पावर्ड वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस और द मंथ्स वैलिडिटी, 6 months वैलिडिटी। अब यहाँ पे जो है वाइसराय के हाथों में शक्तियां दे दी गई थी कि वो क्या कर सकता है, जैसे कि हमने देखा कि वो किस लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी बिल को पास आउट कर सकता है या उसका विरोध कर सकता है। देन उसकी पर्सनल मतलब उसकी परमिशन के बिना या उसके स्टाम्प के बिना कोई भी बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि आज यही पावर हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास जो है वो रिजर्व्ड है।
restoring legislative powers to Bombay and Madras presidencies. Yes, this is another important fact of this act कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनके लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दे दिए गए थे, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू उनसे वापस जो उनसे ले लिए गए थे. Okay, so these are some important feature of this 1861 Council Act. Now outcomes of the act. अब इस एक्ट का एग्जैक्टली क्या जो है वो रिजल्ट निकला, या किस तरीके के जो जिन चेंजेस को ये लेकर आना चाहते थे वो कैसे रहे थे. लेट्स सी. The Legislative Council had limited role. It was chiefly advisory. No discretion on finance was permitted. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अलॉट की गई थी, जो काउंसिल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके भी जो है वो लिमिटेड पावर्स थे. ठीक है, इनके पावर जो है वास्टेड नहीं थे. दीज पावर्स आर लिमिटेड. और ये सिर्फ एक एडवाइजरी के रूप में काम कर रही है यहाँ पे क्राउन के लिए, और फाइनेंस के ऊपर किसी भी तरह का डिस्कशन इनके लिए अलॉटेड नहीं था, परमिटेड नहीं था. Even though Indians were nominated, there were no statutory provision for the inclusion of Indians in it. जैसा कि अभी मैंने कहा था कि इंडियंस को नॉमिनेटेड किया जाना, उनको काउंसिल में एंट्रेंस मिलना, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लॉ मेकिंग बॉडी में उनको एंट्रेंस मिलना, ये सब या तो केवल दिखावे के लिए था, या फिर जो है लोगों को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए, इंडियन लोगों को या इंडियन क्राउड को एक तरीके से सेटिस्फेक्शन देने के लिए था कि हाँ, आपके कुछ सदस्य जो है हमारी काउंसिल के मेंबर्स हैं, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का कोई स्पेशल पावर नहीं होता था. It allowed for the decentralization of administration with the vesting of legislative power to the presidencies of Bombay and Madras. अब चार्टर एक्ट 1833 में इन्होंने जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स ले लिए थे बॉम्बे और मद्रास के, लेकिन इस एक्ट के थ्रू इन्होंने उनको रिस्टोर कर दिया था. तो इसके पीछे पर्पस क्या था? वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे थे. डिसेंट्रलाइज मतलब उसका विकेंद्रीकरण करना चाह रहे थे, क्योंकि एक ही जगह से रहकर पूरी कंट्री के लिए जो है एग्जीक्यूट करना जो है वो पॉसिबल नहीं था. पॉसिबल यानी कि थोड़ा टफ काम था, थोड़ा मुश्किल था. तो उन्होंने इसीलिए जो है लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास को दे दिए. और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि पंजाब में, बर्मा में, है ना, यहाँ पे भी उन्होंने नई नई लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो एस्टैब्लिश की थी. तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, दे वांट टू डिसेंट्रलाइज देयर एडमिनिस्ट्रेशन पावर. The power of ordinance given to the Governor General gave him absolute power. और गवर्नर जनरल के पास जो पावर थे वो ही जो है वो वास्तविक शक्तियां थी भारत में शासन की. लेकिन गवर्नर जनरल ही ऑल्सो टू बी आंसरेबल फॉर द क्राउन, अकाउंटेबल, आंसरेबल टू द क्राउन. मतलब उनको भी, हालांकि भारत में वो सबसे पावरफुल और हाईएस्ट पोस्ट डिजर्व करते थे, लेकिन लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन या बिल्स के लिए या किसी भी पर्पस के लिए वो जो है वो ब्रिटिश क्राउन को ही आंसरेबल और अकाउंटेबल थे. तो गाइस, इसी के साथ जो है आज का वीडियो खत्म होता है. होप आप लोगों को इन एक्ट्स के, दो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं ये, इन एक्ट्स के अलग अलग प्रोविजंस जो मैंने डिस्कस किए थे, जो डिस्क्राइब किए, वो अच्छे से समझ में आए होंगे. साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा है कि ये पूरा एक फ्रेमवर्क जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में एक MCQs की या एक क्वेश्चन आयर की, जो एक क्वेश्चन आयर लेकर आऊँगी इनसे रिलेटेड, विच कुड बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस. अलग अलग जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें इनमें से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस तरह के एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली वो स्लाइड में लेकर आऊँगी. उसके भी PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.